हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। हम पढ़ रहे थे 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। हम अपने चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट भी कर ली थी। उसके बाद में हम अपरिमेय संख्याओं पे पहुंच चुके थे। उससे पहले हम वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वहाँ पे हम लास्ट में जाके अब अपरिमेय संख्याओं पे पहुँचे हैं। उससे पहले हमने एचसीएफ, एलसीएफ इन सब पे चर्चा कर ली थी। अभी अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यहीं पे हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था कि हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना भी था थोड़ा बहुत, और जो भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करने वाले थे भाई, इस अब जो भी आपका चैप्टर आएगा उसमें जो भी हम क्वेश्चन करने वाले थे उसका मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी या अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो हमने जाना था वो ये था कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसके लिए हमने एक परिभाषा लिखी थी परिमेय संख्या की। हमने परिभाषा किसकी लिखी थी? परिमेय संख्या की। तो देखो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा थी, याद करो। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की हमारे पास जो परिभाषा थी वो क्या थी भाई, याद करो। देखिए सर, परिमेय संख्या को हमने लिखा था वह संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें, वह संख्या जिन्हें जिन्हें P बट्टा क्यू के रूप में, P बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। P बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। P बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां जहां P कोमा क्यू क्या है भाई, P कोमा क्यू एक पूर्णांक है। एक क्या है भाई, पूर्णांक है। P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है। वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P Q एक क्या है भाई, पूर्णांक है। P और Q आपके क्या है, एक पूर्णांक है। और एक स्पेशल कंडीशन आपको समझाई थी कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का मान 0 के बराबर हो गया तो हम कह देंगे वो संख्या परिमेय, क्या वो संख्या कौन सी हो जाएगी, आपके अपरिभाषित हो जाएगी। वो संख्या कौन सी हो जाएगी, आपके अपरिभाषित। अब देखो, जब भी हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करनी है, जब भी हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करनी है, तब हम इस परिमेय संख्या को ही रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे कि ये जो हमने संख्या लिखी है वो क्या है भाई, ये परिमेय नहीं है। ये क्या है भाई, परिमेय नहीं है। और परिमेय नहीं है तो हम उसको क्या बोल देंगे, फिर अपरिमेय संख्या बोल देंगे। फिर उसको हम क्या बोल देंगे भाई, अपरिमेय संख्या। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? हम जब भी अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तब उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है। उसके अलावा अगर इसको देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो याद करो, 9th क्लास में हमने जब पढ़ा था तब याद करो हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था सर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया सर, P बट्टा क्यू। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, P बट्टा क्यू। अच्छा, इस P बट्टा क्यू का मतलब क्या है ये समझना थोड़ा सा। P बट्टा क्यू का मतलब समझना। एक मिनट, ये ले भाई। इस P बट्टा क्यू का मतलब क्या है, याद करो। हमने जब भी 9th क्लास में ये परिमेय और अपरिमेय पढ़ा था तब दो वर्ड पढ़े थे। एक तो पढ़ा था शांत और एक पढ़ा था अशांत। एक तो पढ़ा था शांत और एक पढ़ा था अशांत। ये शांत और अशांत क्या है, ये शांत और अशांत क्या है, मैं समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल ले। ये मेरा 10 है, इसमें भाग देना है मेरे को किसका, 2 का। 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितने आएंगे सर, 5 आ जाएंगे। 5 आए, अर्थात अगर बचपन वाली थ्योरी याद करें तो क्या हुआ इसमें सर, शेषफल इसमें क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। शेषफल क्या आ जाता है यहाँ पे, 0। और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाती है आपके, शांत। वो चीज़ क्या हो जाती है आपके, शांत।
यदि शेषफल 0 आ रहा है तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी भाई, शांत हो जाएगी। ठीक है सर, अशांत क्या है फिर? अशांत वो है जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया 10, इसी 10 को अब किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से, तो आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा सर, 3.333 ये चलता जाएगा क्या, भाग करके देखना, क्या ये चीज़ चलती जाएगी, ये कभी रुकेगी क्या? भाई 10 में 2 का भाग दिया तो क्या हो गया आपके, 5 आ गया, क्योंकि इसमें शेषफल क्या आ गया था, 0 आ गया था, इसलिए क्या आ गया, 5। तो इसको हम बोल देते हैं शांत। जब 3 का भाग दिया 10 में, जब 3 का भाग दिया 10 में, तब हमने देखा 3.3333 आगे ये सीक्वेंस चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। भाई जब हमने 10 में 2 का भाग दिया तब हमारे आगे 5, और जब 10 में 3 का भाग दिया तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट के बाद में जो भी संख्याएं आ रही है, जो भी संख्या आ रही है वो रुक ही नहीं रही है, संख्या या अंक जो भी पॉइंट के बाद में जो भी अंक आ रहा है वो लगातार आए जा रहा है। तो ऐसी जो चीज़ होती है जो पॉइंट के बाद में, यानी भाग में, शेषफल में, भाग के अंदर यदि शेषफल में 0 नहीं आ रहा है, यदि किसी भी संख्या के भाग देने पर, किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल, यदि किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल यदि 0 आ जाए, शेषफल यदि 0 आ जाए, तब तो हम कह देंगे वो क्या है, शांत है, तब तो वो क्या है भाई, शांत है। और यदि शेषफल 0 नहीं आए, शेषफल 0 नहीं आए, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यदि शेषफल क्या नहीं आए आपके, 0 नहीं आए, तब उसको हम क्या कह देंगे भाई, अशांत कह देंगे, तब उसको हम क्या कह देंगे, अशांत। शांत और अशांत समझ गए क्या सर? इसका यहाँ से क्या लेना देना, अभी समझाते हैं इसका यहाँ से क्या लेना देना। मेरी बात को जरा समझना, अपन नया पेज लेते हैं। देखो शांत तो बिल्कुल ही अलग हो गया, शांत तो बिल्कुल ही अलग हो गया, और शांत जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है, परिमेय होती है। शांत जितनी भी संख्याएं वो सारी क्या होती है, परिमेय। बात करते हैं हम अशांत की, जो अशांत संख्याएं है ना उनकी बात करते हैं। ये हमारा है अशांत। अशांत में भी 2 प्रकार की संख्याएं होती है बेटा, एक तो होती है परिमेय, एक होती है फिर अपरिमेय। अशांत में भी 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो होती है जिनकी आवर्ती हो रही है, एक तो वो है जिनकी आवर्ती हो रही है, एक वो है जिनकी आवर्ती नहीं हो रही, यानी उनको बोल देते हैं अनावर्ती, अनावर्ती। एक तो वह संख्या है जिनकी आवर्ती हो रही है, आवर्ती का मतलब जैसे अभी ये हमने देखा कि 3 का भाग दिया था यदि हमने 10 में, तो याद करो क्या आया था सर, 3.333 ये ऐसे करके आए जा रहा था। ये क्या था आपके, ये थी आवर्ती। आवर्ती यानी पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या है, पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या है, उस एक ही संख्या का बार बार आना। अब एक ही संख्या का, संख्या बोल रहा हूं ध्यान रखना, अंक नहीं बोल रहा हूं, एक ही अंक का बार बार नहीं आना, कोई एक संख्या का बार बार रिपीट होना। अर्थात कहने का मतलब है केवल ऐसा नहीं है कि 0.22222 यही सिर्फ आवर्ती वाली संख्या है। आवर्ती वाली संख्या ये भी हो सकती है 0.235723572357। मेरी बात को समझ रहे हो क्या भाई? ये देखो 2357 235 यानी 2357 बार बार रिपीट हो रहा है क्या? समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद में या दशमलव के बाद में कोई संख्या का, संख्या की बार बार क्या होना, आवर्ती होना, बार बार क्या होना, आवर्ती होना। तो ये जो अशांत, देखो जो जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी क्या है भाई, परिमेय, उनमें तो कोई दो राय नहीं। जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी क्या है आपके, परिमेय। जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी क्या है, परिमेय। लेकिन अशांत में जो जिनकी आवर्ती हो रही है, अशांत में जिनकी आवर्ती हो रही है उन संख्याओं को क्या बोला जाएगा, उनको भी क्या बोला जाएगा आपके, परिमेय बोला जाएगा। उनको भी आपके क्या बोला जाएगा, परिमेय बोला जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या भाई? शांत में तो परिमेय, जितनी भी शांत संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, और उनको पी बट्टा क्यू का मतलब क्यू का भाग देना है पी में, और क्यू का भाग देने पे यदि शेषफल 0 आ रहा है, यदि शेषफल 0 आ रहा है तब हम कह देंगे वो क्या है भाई, शांत है,
वो क्या है भाई आपके शांत है। और अगर शांत है तो वो सीधी सीधी क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। अगर शांत है तो वो क्या हो गई, आपके परिमेय संख्या होगी। लेकिन अशांत में दो कैटेगरी है। अशांत में आपकी कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है अशांत में। एक तो है आवर्ती, एक है अनावर्ती। एक तो क्या है आवर्ती, एक आपके अनावर्ती। आवर्ती का मतलब पॉइंट के बाद की संख्या का रिपीटेशन, वो एक ही संख्या बार बार आ रही हो, जैसे 3 3 3, 2 2 2, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, ये रिपीटेशन हो रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं आवर्ती। यानी इन संख्याओं की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो अशांत आवर्ती की जितनी भी संख्याएं हैं वो भी क्या होती है आपके परिमेय। अशांत आवर्ती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या होती है, परिमेय। लेकिन अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का क्या मतलब है भाई, अनावर्ती का मतलब है कि जैसे मान लो 2.3 7 9 4 5 3 2 1 8 9 4 3 2 5 9 12 13। अब भगवान जाने आगे क्या क्या आ रहा है। मतलब कि हम ऐसी कोई डिजिट पकड़ ही नहीं पा रहे, हम ऐसी कोई डिजिट पकड़ ही नहीं पा रहे कि जिसका रिपीटेशन हो रहा हो, यानी जिसकी आवर्ती हो रही हो। उस चीज को क्या बोला जाता है, अनावर्ती। उस चीज को क्या बोला जाता है आपके, अनावर्ती। वापस ध्यान से समझना, संख्याएं जब p बट्टा q के रूप में लिखी जाती है तो या तो वो होगी शांत या फिर होगी वो अशांत। या तो वो होगी शांत या फिर क्या होगी, अशांत। शांत का मतलब क्या है, जिनका शेषफल क्या आ जाए, जीरो। जिनका शेषफल क्या आ जाए, जीरो, वो तो हो गई शांत। और जिनका शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हो वो क्या हो गई आपके अशांत। जिनका शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हो वो क्या हो गई आपके अशांत। शांत जितनी भी संख्याएं हैं वो तो क्या हो जाएगी आपके परिमेय। शांत जितनी भी संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी आपके क्या हो जाएगी, परिमेय। लेकिन अशांत में दो कैटेगरी है, एक है आवर्ती, एक है अनावर्ती। तो आवर्ती वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 3.33, 0.222, 235, 2357, 2357, ये सारी क्या कहलाएगी, परिमेय। 9th क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी थे। और जो संख्याएं अनावर्ती यानी दशमलव के पश्चात ऐसी संख्याएं आना कि उनका रिपीटेशन हमारे देखना ही नहीं हो रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे कि कहीं पे उनका रिपीटेशन हो रहा है क्या, कहीं पे वो संख्या रिपीट हो रही है क्या, तो उन चीजों को क्या बोल जाता है, अनावर्ती। वो क्या हो जाती है आपके, अनावर्ती हो जाती है। समझ गए क्या। तो शांत परिमेय संख्या होती है, अशांत क्या होती है, अनावर्ती होती है। अब मेरी बात को एक छोटी सी चीज वापस याद दिला देता हूँ, हालांकि हमने पहले पढ़ी है। हमने 3 वर्ड पढ़े थे, याद करो, यहीं पे लिख लेता हूँ। एक हमने पढ़ा था भाज्य, एक पढ़ा था अभाज्य, और एक पढ़ा था हमने सहभाज्य। याद है शायद आप सबको। एक तो हमने पढ़ा था भाज्य, एक पढ़ा था अभाज्य, एक पढ़ा था सहभाज्य। भाज्य के लिए हमने परिमेय देखी थी, याद करो भाई। ये जो अपना भाज्य है इसके लिए तो हमने पूरी परिमेय देखी थी। क्या देखी थी परिमेय में, सर ये वो हमारी परिमेय 1.1 थी, यूक्लिड की एक मूल गणित की मूलभूत आधारभूत परिमेय थी कि सर भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याएं, सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना प्राप्त होता हो, 1। यानी वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनफल किए जाएं या जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो केवल वो संख्या और 1 मौजूद हो, तो वो क्या हो जाती है आपके अभाज्य। उसके बाद में सह अभाज्य क्या थी, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं कि उनके बीच का जो एचसीएफ है वो क्या होता हो, 1। यानी उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता हो, वो एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हो, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो उन दोनों को समान संख्या से क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो क्या हो जाता था, सहभाज्य। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे एक 9 ले लिया था और एक 8 ले लिया था। ये एक दूसरे, देखो ये अभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य नहीं है, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या है भाई, सहभाज्य। यानी ना तो इसके फैक्टर करोगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इन दोनों के फैक्टर्स में, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई समान गुणनखंड मौजूद नहीं है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती थी, सहभाज्य। अब देखो वापस देख लो एक बार, हमने क्या क्या देख लिया है।
अपरिमेय संख्याओं के पुनर्वर्णन के लिए परिमेय संख्या की हमने परिभाषा पढ़ी है कि वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p कोमा q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। उसके अलावा अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमने परिमेय संख्या की जो परिभाषा है p बटा q उसको पकड़ा। यदि p में q का भाग दोगे, यदि p में q का भाग दोगे तो दो चीज हो सकती है सर, या तो संख्या आएगी शांत या फिर आएगी अशांत। सर शांत और अशांत क्या है, यदि p बटा q के रूप में लिखे हैं, q का भाग यदि p में दे रहे हैं तो यदि शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो वो तो है शांत, और यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या है, अशांत। जितनी भी शांत संख्याएं हैं, जैसे देखो हमने भाग देके भी देखा, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो क्या आ गया भाई, ये देखो ये भाग रुक ही नहीं रहा, भाग आगे चलता ही जा रहा है। तो शांत और अशांत में हमने फर्क देखा कि जितनी भी शांत संख्याएं हैं, जितनी भी शांत संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी क्या है, परिमेय। जितनी भी शांत है वो तो सारी की सारी क्या है, परिमेय। उसके अलावा अशांत की हमने देखी 2 कैटेगरी। अशांत की हमने कितनी कैटेगरी देखी, 2 कैटेगरी देखी। उसमें एक था आवर्ती, एक था अनावर्ती। एक था आवर्ती और एक था अनावर्ती। जहां आवर्ती होती है वो तो कौन हो गई थी, परिमेय संख्या, और जहां अनावर्ती हो रही है वो क्या हो गई थी, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा कल या लास्ट वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं कौन सी है सर, 2, 3, 5, 7, 11, ये चलती जा रही है, ये भी आगे तक जाएगी। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या इन अभाज्य संख्याओं को यदि वर्गमूल में रख दिया जाए, यदि इन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाए, जैसे कि √2, √3, √5, हालांकि अभी आगे इनको प्रूफ भी करेंगे, इनको आगे प्रूफ भी करेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। इनको आगे हम प्रूफ भी करेंगे कि √2, √3, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। बाकी आप 8th क्लास की भाग विधि से भी यदि इनको करो, यदि इनको 8th क्लास की आप भाग विधि से सोल्व करते हो, तब आप देखोगे कि इनका जो दशमलव प्रसार है, इनका जो दशमलव प्रसार है वो हमें अशांत प्राप्त होता है, और अशांत भी आवर्ती प्राप्त नहीं होती है। अशांत के साथ क्या प्राप्त होता है, अनावर्ती प्राप्त होती है। जब इनका दशमलव प्रसार किया जाएगा तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, अशांत अनावर्ती प्राप्त होगा। वो हमें क्या प्राप्त होगा, अशांत अनावर्ती। और वैसे अभी मैथमेटिक तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे आगे कि √2 अपरिमेय क्यों है, √3 अपरिमेय क्यों है। बेसिकली आपके √2 के लिखिए कि प्रमेय है, उस प्रमेय को हम सोल्व करेंगे और ये चीज बहुत ज्यादा यूज करेंगे उसमें। और जो मेन परिभाषा मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, जब संख्याओं के बारे में बताया था तब भी बोला था, वे सभी संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है। भाई जितनी भी वास्तविक संख्याएं उनमें से परिमेय संख्या को यदि हटा दोगे तो आपके कौन सी संख्याएं बच जाएगी, भाई अपरिमेय संख्याएं बच जाएगी। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये लो भाई एक प्रमेय, थोड़ी सी ये और देखो, अपने प्रमेय 1.2 है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। इसको सोल्व वगैरह नहीं करना है इतना, क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है तो इस पे स्टार लगा हुआ है। अच्छा सर स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये है बेटा कि एग्जाम में तो नहीं आएगा। आपके बुक में जहाँ पे भी स्टार लगे हुए हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ एग्जाम में नहीं आएगी। तो सिर्फ फिर पढ़ रहे क्यों हैं, अरे भाई पढ़ रहे तो इसलिए हैं ताकि ये चीज़ हमारे काम आएगी, हमें पता तो। अरे क्या हो गया, हमें पता तो होना चाहिए ना, ठीक है क्या है क्या नहीं है। तो देखो क्योंकि ये अभी जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमारी क्या आएगी, काम में आएगी। क्या बोल रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वापस दिमाग में डाल लो। अरे भाई पेन चल रहे, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है। अच्छा यानी p इनमें से कुछ है, p इनमें से कुछ है। यदि p a² को विभाजित करता है, अब a² कोई अभाज्य संख्या है वो कोई गारंटी नहीं है। यदि p यानी ये कोई अभाज्य संख्या, यदि a² को, a² का मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है सर। मान लो 5 का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर ले लिया,
और 8 का स्क्वायर ले लिया। समझ रहे हैं एक बार? तो ये बोल रहा है यदि ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है तो पी, सर इसको क्या 2 विभाजित कर देगा क्या? सर 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 2 से विभाजित करें। विभाजित करने का मतलब क्या होता है भाई? भाग तो चला जाएगा, यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, लेकिन पॉइंटों में आना वो विभाजित होना नहीं होता है। दशमलव में आंसर आना विभाजित होना नहीं होता है। विभाजित होने का मतलब ये होता है, याद करो बचपन की बहुत चीजें काम आती है भाई गणित में, शेष फल का 0 आना। विभाजित होने का मतलब क्या है? शेष फल का 0 आना। विभाजित होने का मतलब क्या है भाई? शेष फल का 0 आना। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? तो सर यहाँ पे तो शेष फल 0 नहीं आ रहा, तो भाई उसकी बात तो पढ़ो पूरी। क्या बोल रहा है वो? यदि, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि हर बार कोई अभाज्य संख्या विभाजित करी, यदि इसको कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो मैंने मान लिया भाई इसको तो कौन सी अभाज्य संख्या विभाजित कर सकती है रे? सर इसको तो अभाज्य संख्या विभाजित कर सकती है आपके 5 कर सकती है। कौन सी कर सकती है? 5 कर सकती है। तो ये क्या कहना चाहता है कि यदि 5 के स्क्वायर को 5 विभाजित करता है ना, तो 5 को भी 5 विभाजित करेगा। यदि 6 स्क्वायर को 3 विभाजित करता है ना, तो 6 को भी 3 विभाजित करेगा। यदि 8 के स्क्वायर को 2 से विभाजित हो रहा है, तो 8 भी 2 से विभाजित होगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसे कहना चाह रहा है यदि किसी चीज के स्क्वायर में, यदि किसी चीज के स्क्वायर में कोई अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो उसको बिना स्क्वायर के लिखोगे तो भी उस अभाज्य संख्या का उसमें भाग जाएगा। ये आपकी एक प्रमेय है। ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं भाई? 0, 1, 2, 3, 4, यही है ना भाई धनात्मक पूर्णांक? अनंत तक यही है ना? नालायकों ये नहीं है, ध्यान रखना। 0 धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है, 0 धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता। तो सर फिर ये किस में आता है? ऋणात्मक में। नहीं, 1 और 0 की एक कहानी हमेशा ध्यान रखना। एक के लिए तो क्या कहा जाता है? एक ना तो भाज्य है और ना ही आपका क्या है? अभाज्य है। ये बोल रहा है ना तो मैं भाज्य और ना मैं अभाज्य। वैसे 0 बोलता है, क्या बोलता है 0? कि ना तो मैं धनात्मक, ना तो मैं क्या हूं? धनात्मक, और ना ही मैं क्या हूं? ऋणात्मक। 0 क्या बोलता है? ना तो मैं धनात्मक हूं और ना ही मैं ऋणात्मक हूं। वैसे एक बोलता है ना तो मैं भाज्य हूं ना मैं अभाज्य हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है। तो ये प्रमेय क्या कह रही है, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो कोई सॉल्यूशन वगैरह की टेंशन मत लेना, हमें केवल ये समझनी है और क्वेश्चंस में यूज लेना है कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या के स्क्वायर में, यदि किसी संख्या के स्क्वायर में कोई अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या के स्क्वायर में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या के स्क्वायर में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो बिना स्क्वायर के, यानी उसको बिल्कुल सिंगल लिख दिया जाए तो भी उस संख्या का उसमें भाग जाएगा। जैसे 6 के स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर कितना होता है रे? 36। 36 में 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका, ये किसका स्क्वायर का था? 6 का, तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा। ये चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो तो देखो आगे बढ़ते हैं और अपना एक प्रमेय बोल सकते हो और क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ये भाई इसको देखो, इस पे कोई स्टार नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, इस ये प्रमेय के भरोसे मत रह जाना। ये एक तरीके से आपके क्वेश्चन, ये कोई प्रमेय के भरोसे मत रह जाना कि हाँ सर प्रमेय है सोल्व कर देंगे या प्रूफ कर देंगे, या एग्जाम में क्या पता सर प्रमेय आए नहीं आए। प्रमेय भी आती है, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको ध्यान से समझना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ तो सर है नहीं बेटा, तेरे को प्रूफ करना है। ये है, सबको पता है, लेकिन ये तेरे को प्रूफ करना है ताकि तू आगे क्वेश्चंस में कहीं पे भी आए, आगे क्वेश्चंस में √3, √5, √7 अगर ऐसा है तो तू कह सकता है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है अगर उनको वर्गमूल में लिख दिया जाए तो वो सारी क्या होती है? अपरिमेय होती है। भाई प्रमेय का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा कथन है जिसको सिद्ध किया जा सकता हो या जिसको सिद्ध किया गया हो। अभी हमने इसको सिद्ध नहीं किया है,
हालांकि जो वैज्ञानिक थे वो तो सिद्ध कर चुके, लेकिन हम तो अभी करके देखेंगे ना सिद्ध। तो एक ऐसा कथन है जिसको सिद्ध किया गया हो और फिर उसका प्रयोग क्वेश्चंस में किया गया हो, फिर उसके बाद में उसका डायरेक्ट प्रयोग किया गया हो। फिर हम हर जगह सिद्ध करने नहीं बैठेंगे कि हाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर डायरेक्ट हम काम करेंगे हमारा। तो अभी जो हमारी प्रमेय है वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस चीज को हमें क्या करना है भाई, इस चीज को हमें प्रूव करना है। इस चीज को हमें क्या करना है भाई, इस चीज को हमें प्रूव करना है। अच्छा कैसे करेंगे, तो मैंने देखो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तभी बोला था, अपरिमेय संख्याओं के लिए सीधा सा कंसेप्ट एक याद रखना है इसमें, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय संख्याएं वही सारी आपके क्या है, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्याएं नहीं है वही आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सर इसका यहाँ क्या लेना देना, यहाँ ये लेना देना है, जो हमारा पहला काम होगा वो यही होगा कि माना कि √2, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा जो पहला काम होगा वो क्या होगा आपके, कि माना कि √2 क्या है, एक सॉरी अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं बेटा, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। ये मानना क्या है, ये तो दिया भाई हम, एक क्या है भाई, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं सर, परिमेय संख्या को तो फिर सर √2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अरे भाई अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 0। यदि कोई परिमेय संख्या है, आपने बोला कि माना कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, और अगर सर परिमेय संख्या है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो एक स्टेप आप करो तो ठीक, और डायरेक्ट समझो तो ठीक, कि आपको क्या समझना है कि √2 P/Q के बराबर तो है, लेकिन यहां पे यदि P और Q क्या होते हैं भाई, पूर्णांक है। P और Q क्या है, P, Q, P, Q, P, Q क्या है, पूर्णांक है। P, Q है क्या है आपके, पूर्णांक। P, Q क्या है, पूर्णांक है, और P, Q पूर्णांक होने के साथ साथ क्या है, एक दूसरे के सहभाज्य। याद करो सहभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, वो क्या होती थी, सहभाज्य होती थी। क्या अगर आप ये एक स्टेप लिख सकते हो इसमें कि P व Q को इस प्रकार लिखा जाता है कि उनमें कोई समान गुणनखंड मौजूद नहीं है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, सहभाज्य। ये भी आप लाइन लिख लेना, जहां P, Q सह अभाज्य क्या बोल रहा है भाई, माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अभी हम पढ़ गए हैं, सारी चीजें बेसिक क्यों पढ़ा था, इसीलिए तो पढ़ा था, अब क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भाई अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां Q का मान 0 नहीं है, Q का मान, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। भाई √2 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जहां P और Q सहभाज्य भी हैं। भाई हमने अगर चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दो, नहीं डायरेक्ट आप लिख दो जहां P व Q क्या है, सहभाज्य है। स्टेप बढ़ा के क्या लिखे सर, स्टेप बढ़ा के आप लिख दो, इनको फिर हमें R/S मानना पड़ेगा, इनको हमें क्या मानना पड़ेगा, R/S। आप लिखोगे फिर R तथा S को उस संख्या से विभाजित किया जाता है जहां पे इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, जहां हमें प्राप्त होता है P तथा Q जो कि एक दूसरे के क्या है, सहभाज्य। अच्छा सर अब इससे क्या होगा, यहां तक की कहानी समझ गए क्या, यहां तक की कहानी वापस समझा रहा हूं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है,
तो उसको हमने लिख लिया P बटा Q के रूप में, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, और जहाँ P व Q क्या है, सहभाज्य, जहाँ P व Q क्या है, सहभाज्य है। तो सर आगे करेंगे क्या, आगे करेंगे बेटा, हम आगे जाके ऐसा काम करेंगे जहाँ हमें पता चलेगा P और Q सहभाज्य आ ही नहीं रहे। हमने कर तो लिए ये सहभाज्य, लेकिन वो सहभाज्य आ ही नहीं रहे। सहभाज्य कब नहीं आएंगे, जब इनका कोई कॉमन गुणनफल मिल जाएगा, यानी जो P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। तो हम कह देंगे अरे जो हमने ऊपर काम करके आए थे कि P और Q सहभाज्य हैं, ये तो बात गलत सिद्ध हो रही है। और ये बात गलत सिद्ध क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी, हमने जो माना था कि मानना √2 एक परिमेय संख्या, ये जो हमारी मानना था वो मानना क्या था, गलत था। भाई इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए अब क्या करेंगे कि हम P और Q के साथ ऐसा काम करेंगे जहां P और Q का एक कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा, और अगर इनका कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गया तो हम कह देंगे कि हम तो बोल रहे थे ये सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है। और ये सहभाज्य क्यों नहीं है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने जो एक कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना ही क्या हो गई, हमारी गलत सिद्ध हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 परिमेय नहीं है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे काम करेंगे, तो आप अब देखो, इसको मैं एक बार ये चीज आप कोष्टक में लिखना भाई, है ना, और फिर इसको दे देना एक बार इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखना समीकरण 1 का, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा भाई, वर्ग करने पर देखना सर, √2 का वर्ग बराबर P² अपॉन सॉरी अपॉन P² अपॉन Q²। भाई वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, 2 बराबर P अपॉन Q, 2 बराबर क्या आ जाएगा, P अपॉन Q²। हाँ या ना, 2 बराबर क्या आ जाएगा, P² अपॉन Q²। अच्छा यहाँ से क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ से आप ये कर सकते हो 2Q² बराबर P², 2Q² बराबर P², अर्थात ये हो जाएगा सर, ये तो भाई गणित चल रही है अभी, इसमें तो ज़्यादा क्या है, पक्षांतरण वगैरह चल रहे हैं। Q² बराबर आ जाएगा सर आपके P² बट्टा, भाई ये Q² यहाँ चला गया इसके गुणा में, और ये 2 इसके गुणा में था, तो इधर किस में आ गया, भाग में आ गया, इधर किस में आ गया भाई, आपके भाग में आ गया। और हम क्या कह सकते हैं, P² 2 से विभाजित। अब याद करो वही अपनी वाली चीज़ भाई, वापस थोड़ा सा इसको साइड में शिफ्ट कर दें क्या एक बार, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखना भाई सर, यहाँ पे हमने कर लिया है कि P² कोई संख्या है क्या, पूर्णांक है क्या कोई, अरे क्या कोई पूर्णांक है क्या भाई, अरे P² कोई पूर्णांक है क्या भैया, अरे P² कोई पूर्णांक है क्या, बिल्कुल P² कोई पूर्णांक है क्या, हाँ या ना, अरे P² कोई पूर्णांक है क्या भाई, अरे भाई तू एक्स्ट्रा काम करने लग गया क्या, ये बोर्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने लग गया भाई अपने, ये भी थक गया बेचारा, थोड़ा इधर आ भाई, ये तो टूट के आ रहा है, तो इसको 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार ये हो जाएगा एडजस्ट, तब तक हम वापस देखते हैं। हमने क्या कहा कि P² को 2 विभाजित कर रहा है, P² को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, P² को 2 विभाजित कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी ना भाई, तो सर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं P², एक मिनट, 2 P² को विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता, 2 P² को विभाजित करता है। भाई आपका जो ये 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। तो मेरे को बताओ 2 P को भी विभाजित
ये भाई हिंदी देख लेना भाई, आप मत बोलना सर यहाँ छोटी मात्रा लगा दी रही है, यहाँ बड़ी लगा दी रही है भाई, ऐसी गलतियां मत निकालना ना, गणित पे ध्यान दो अपने। दो पी को भी विभाजित करेगा, याद करो, ये भी तो पढ़ी थी ये पर में, कि यदि दो पी स्क्वायर, दो एक क्या है, भाज्य संख्या है, यदि ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये दो पी को भी विभाजित करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। अब किसी भी संख्या को अगर कोई भाज्य संख्या विभाजित करती है, यानी मैं p बराबर देखो एक कोई भी संख्या लिख सकता हूँ क्या सर, p बराबर 2r लिख सकता हूँ क्या, देखो देखिए भाई, ये अगर कोई भी संख्या दो से विभाजित हो रही है, कोई भी संख्या दो से विभाजित हो रही है, जैसे मान लो दो से कौन विभाजित होगा सर, एक तो दो होगा, चार होगा, छः होगा, आठ होगा, तो इन सब संख्याओं को क्या दो के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकता क्या मैं, देखो देखिए, अरे हाँ या ना, यानी दो दो आर, जहाँ पे आर कुछ भी इनमें से कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, जहाँ पे आर क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। तो मैंने इस p बराबर क्या लिख लिया, इसको दो आर लिख लिया। भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि रूट दो को परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या माना तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख लिया, क्यू का मान जीरो नहीं है और p क्यू क्या है, पूर्णांक है, जहाँ p व q सहभाज्य भी है, जहाँ p और q क्या है, एक दूसरे के सहभाज्य, यानी कि इनका कोई कॉमन गुणनफल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, रूट दो का स्क्वायर दो आ गया, इधर आ गया p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने क्यू स्क्वायर को दो से गुणा किया तो दो क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, फिर सर ये दो गुणा में दिया, इधर भाग में भेज दिया, यानी पी स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है। तो हमने अभी भी में पढ़ी थी कि यदि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, अभी तो पढ़ी थी, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, ये तो पर में पढ़ी थी, जहां देखो दो अभाज्य संख्या है, यानी पी अगर पी दो पी को विभाजित कर रहा है तो पी बराबर में क्या लिख सकता हूं, दो आर। पी का मान यहाँ पे पुट करो भाई, इसको दे देना यहाँ पे आप समीकरण नंबर है दो, समीकरण दो में, समीकरण दो में पी का मान, पी का मान रखने पर, समीकरण दो में पी का मान रखने पर, अच्छा समीकरण दो में पी का मान रखेंगे तो क्या होगा सर, समीकरण दो में है सर दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हमें सर, दो दो आर स्क्वायर, दो आर का स्क्वायर, भाई पी की जगह मैंने क्या रख दिया, दो आर, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। यहां से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो क्यू स्क्वायर बराबर दो आर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा सर, चार आर स्क्वायर, चार आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है। यहां से आप देखो तो देखो दो क्यू स्क्वायर बट्टा चार, ये बराबर आर स्क्वायर, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा सर, क्यू स्क्वायर बट्टा दो, अब ये आर स्क्वायर को तो भूल जाओ, इसकी जो भी कहानी हो, लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये भी दो से विभाजित हो रहा है क्या, ये जो क्यू स्क्वायर है ये भी दो से विभाजित हो रहा है क्या, भाई यहाँ पे देखो हमने देखा पी स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर भी दो से विभाजित हो रहा है क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, दो से विभाजित है, अतः अतः क्यों भी, अतः क्यों भी दो से विभाजित होगा, क्यों भी दो से विभाजित होगा, अरे हाँ या ना, क्यों भी दो से विभाजित होगा, भाई क्यू स्क्वायर यदि दो से विभाजित है तो क्यों भी दो से विभाजित होगा, यदि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है तो क्यों भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको सर, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि पी और क्यू, पी और क्यू दोनों देखो दो से विभाजित है क्या, अरे पी भी देखो हमने यहाँ पे देखा पी भी दो से विभाजित हो रहा है, क्यू भी दो से विभाजित हो रहा है, जबकि सहभाज्य का मतलब क्या होता है रे, सहभाज्य का तो मतलब होता है इनमें कोई कॉमन गुणनफल होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई दो से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इसके गुणनफल में भी दो है, इसके गुणनफल में भी क्या है, दो है, भाई पी के गुणनफल में भी दो है और इसके क्यू के गुणनफल में भी क्या है आपके, दो है, लेकिन ये बात क्या हो रही है यहाँ पे, इस बात का विरोधाभास प्रकट कर रही है, तो आप बोलोगे अतः पी तथा क्यू, कलर चेंज हो गया क्या, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू के समान
अभाज्य, समान अभाज्य गुणनखंड दो प्राप्त होता है। समान अभाज्य गुणनखंड दो प्राप्त होता है, जो कि जो इस बात का विरोधाभास, इस बात का विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, इस बात का विरोधाभास प्रकट करता है कि इस बात का विरोधाभास प्रकट करता है कि P, Q सहभाज्य हैं। P, Q क्या है आपके सहभाज्य। और ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ। ये जो विरोधाभास हुआ वो क्यों हुआ भाई? आपकी गलत कल्पना के कारण। ये आपका जो विरोधाभास है वो क्यों हुआ रे? आपकी गलत कल्पना के कारण हुआ। और गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः भाई आपने कल्पना क्या की थी? आपने कल्पना की थी कि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। जबकि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि जो आपकी कल्पना है वो तो यहाँ पे जाके देखो विरोधाभास प्रकट कर रही है ना, तो आप क्या कह दोगे? अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भाई इतना बड़ा क्वेश्चन होगा आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आता है आपको बिल्कुल सीक्वेंस से और लैंग्वेज में करना है। बिल्कुल राइटिंग में देखो थोड़ा सुधार करना, बोर्ड पे थोड़ा लिखने में देखो, लिखने में थोड़ी सी, ये डिजिटल बोर्ड है तो क्या हथेली वगैरह का यूज करते हैं तो मिटने लग जाता है, इसलिए क्या बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो वर्ड पे ध्यान देना। मैं वर्ड टू वर्ड बोल के लिख रहा हूँ, मैं जितने भी वर्ड्स लिख रहा हूँ वो सारे क्या कर रहा हूँ? बोल के लिख रहा हूँ, तो उन पे ध्यान देना। वापस एक बार आप देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? हमारा देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन होता है उसके मेन मुद्दे पे जाओगे हमें करना क्या है। फिर लैंग्वेज लिखना वो अपने आप अपनी स्किल पे डेवलप, अपनी जो नॉर्मल स्किल होती है, बाकी क्वेश्चनों में जो स्किल डालेंगे वही स्किल इन क्वेश्चन में डाल देंगे तो हम लिख देंगे। हमारा जो मेन अप्रोच था कि ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे भी, ऐसे रूट 2 के, रूट 3 के, रूट 5 के, रूट 7 के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे, और P और Q जहां पे क्या होगी? सहभाज्य होंगे। फिर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद में हमें प्रमेय 1.2 को ध्यान में रखना है कि यदि P स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यदि P स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो P 2 P को भी विभाजित करेगा। फिर यदि 2 P को विभाजित कर रहा है, यानी P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 बार। भाई कोई भी संख्या को विभाजित कर रहा है, जैसे 4 को 2 विभाजित कर रहा है तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो समीकरण 2 में P का मान रख दिया, फिर मैंने यहां से उठा के यहाँ पे P का मान रख दिया, तो 2Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2R का स्क्वायर। यहां से वापस मैंने जब ये पक्षांतरण करके देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्यों P स्क्वायर तो 2 से विभाजित हो रहा था, Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, और Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो वापस प्रमेय की सर अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं P तथा Q के समान अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। भाई इन दोनों का एक ही, देखो एक ही समान गुणनखंड प्राप्त हो रहा है क्या? 2। और समान गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो किस बात का विरोधाभास प्रकट कर रहा है? कि P और Q क्या है? अभाज्य। ये भाई एक ही पैराग्राफ में मत लिखना, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग लिखना, ठीक है? यह विरोधाभास इस बात का प्रकट कर रहा है कि ये दोनों क्या है? सहभाज्य हैं। और ये विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये कल्पना की थी, हमने जो ये हमारी कल्पना की थी वो कल्पना हमारी क्या है भाई? गलत है। ये जो हमने कल्पना की थी वो बिल्कुल हमारी क्या है? गलत है। इस कारण ये विरोधाभास प्रकट हुआ। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये बोर्ड में आने के, देखना अच्छे से। और आज इतना ही करेंगे भाई, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। बाकी आगे के 1 2
तीन चार जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं नेक्स्ट अपन चैप्टर में करेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय का जोड़, पूर्णांक और अपरिमेय का जोड़, बाकी गुणा भाग क्या होता है वो भी समझेंगे, और इस चैप्टर को लास्ट एक दो लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब वाला बटन भी भाई दबाया करो। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो जिन्होंने भी नहीं कर रखा है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भाई डबल स्पीड में एक दो बार देखोगे भाई। आपको अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप डबल स्पीड में भी एक दो बार देखोगे तो आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कोई इतनी मोटी गणित नहीं है। अगर आप कंटिन्यू अपने चैनल के साथ जुड़े हुए रहोगे तो मैंने आपको जैसे बोला था अपन बहुत ही जल्द 11th और 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके 11th 12th के साथी भी हैं उनको भी आप अपने चैनल पे ला सकते हो। अभी अपना जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम 11th 12th वाला भी चालू साथ में कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में बेटा कुछ क्लास मतलब कि कमेंट ऐसे आते हैं जिससे पता चलता है बेटा क्लास नहीं देख रहे हो आप। ठीक है, आप बस नाइस सर, गुड सर, अच्छा सर, क्लास देखो, क्लास में क्या चल रहा है वो बताओ। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी क्लास से वो ये ज़रूर बताएं कि क्लास में चल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखें, काम आने वाली चीज़ें, और कम से कम वो बच्चे तो ज़रूर देखें जो अभी तक अपने चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। भाई नए बच्चे जुड़ेंगे तब देखेंगे, जितने अभी अभी जुड़े हुए हैं वो ज़रूर देखें, और लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जैसा कि बोल दिया कमेंट में क्लास के कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।